मीनासान कोन्निचिवा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजय चटर्जी आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं। जापानी पाठमाला का आज 43वां पाठ है और आज हम जापानी भाषा के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानने जा रहे हैं। ये विषय है स्वरों का मौनीकरण, जिसे अंग्रेजी में डिवॉइसिंग ऑफ वावल्स कहते हैं। दोस्तों, इस वाक्य पर गौर करें। वाताशी वा सुजय देस, दोमो आरिगातो गोजाइमास, योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। इन सब में आपने गौर किया कि मैंने कुछ शब्दों का अलग ही तरीके से उच्चारण किया। जैसे कि पहले वाक्य में वाताशी वा सुजोय देसु को हमने कहा वाताशी वा सुजोय देस। दूसरे वाक्य में दोमो आरिगातो गोजाइमास। तीसरे वाक्य में योरोशिकु को हमने कहा योरोशिकु। ओनेगाई शिमासु को हमने कहा ओनेगाई शिमास। तो इन सभी में आपने ये गौर किया कि देसु में जो उ की मात्रा है उसे हमने हटा दिया, देस कर दिया इसे। मासु को मास कर दिया, शिकु को शिकु कर दिया और फिर से ओनेगाई शिमास को ओनेगाई ओनेगाई शिमासु को हमने ओनेगाई शिमास कर दिया। तो इन सब में फिर जो मौनीकरण हुआ है, आप महसूस कर सकते हैं कि हमने डिवॉइस कर दिया, साइलेंट कर दिया, जो नियर साइलेंट कर दिया कुछ वावल्स को। तो मौनीकरण या डिवॉइसिंग का क्या अर्थ हुआ? कुछ शब्दों में कुछ स्वरों का उच्चारण उनके लिखे जाने के तरीके से नहीं होता है, अर्थात स्वर प्रभाव उनमें नगण्य या लगभग मौन हो जाता है। इसका अर्थ है कि केवल व्यंजन ध्वनि का उच्चारण किसी निश्चित स्वर ध्वनि के बिना ही किया जाता है। जैसे कि शी के बदले श, सु के बदले स, कु के बदले ख, सु के बदले स, इस तरह से। अब ध्वनि दो प्रकार की होती है, स्वर युक्त यानी वॉइस्ड और स्वर रहित यानी कि अनवॉइस्ड, यानी कि वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड्स। स्वर युक्त ध्वनियां स्वर नाली में कंपन उत्पन्न करती है, यानी कि जब इन ध्वनियों का उच्चारण हम करते हैं तो हम अपने गले में एक वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं, जो जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, म, न, र और इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। तो इन ध्वनियों को जब आप मुंह से निकालते हैं, आप निकाल के देखिए कि आपके गले में एक झनकृत होगा। ये जो ध्वनियां हैं वो झनकृत होंगे, यानी कि कंपन उत्पन्न करेंगे, वाइब्रेशन उत्पन्न करेंगे। तो ऐसी ध्वनियों को वॉइस्ड साउंड्स कहते हैं या स्वर युक्त ध्वनियां कहते हैं। और दूसरी तरफ है स्वर रहित ध्वनियां यानी कि अनवॉइस्ड साउंड्स, जो स्वर नाली में कंपन उत्पन्न नहीं करते, जैसे कि ख, स, श, त, च, स, ह, फ, प। ये जो ध्वनियां हैं, एक बार फिर से हम दोहराते हैं। ख, स, श, त, च, स, ह, फ। ये जो ध्वनियां हैं ये हमारी स्वर नाली में वाइब्रेशंस पैदा नहीं करते हैं, इस वजह से ये अनवॉइस्ड साउंड्स कहलाते हैं। ये है जापानी वर्णमाला, जापानीज साउंड सिस्टम। और इसमें अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इसमें भी वॉइस्ड और अनवॉइस्ड साउंड्स यानी कि स्वर युक्त और स्वर रहित ध्वनियां हैं, और अधिकतर ध्वनियां ही वॉइस्ड हैं, और जो अनवॉइस्ड है उनको इन जो ये जो है इनसे दर्शाया गया है। ये जो बॉक्सेस में जो ध्वनियां हैं ये अनवॉइस्ड साउंड्स हैं, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में कहा था, ख, स, श, त, च, स, ह, फ। तो ये जो ध्वनियां हैं ये अनवॉइस्ड साउंड्स हैं, और इस तरह से जापानी वर्णमाला में जिससे आप भलीभांति परिचित हैं, तो इसमें आप निर्दिष्ट रूप से इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से अनवॉइस्ड साउंड्स हैं। तो दोस्तों, इस भूमिका के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज के पाठ का जो मुख्य विषय है, वो है स्वरों का मौनीकरण। तो सभी स्वर उच्चारित होते हैं, लेकिन कुछ विशेष अवसरों में स्वर लगभग मौन हो जाते हैं, खासतौर से तब जब हम प्राकृतिक गति से या यानी कि धारा प्रवाह रूप से बात करते हैं, यानी कि अपने नेचुरल वे में बात करते हैं। यहाँ जापानी के भाषा के संदर्भ में क्या होता है कि जब कोई जापानी व्यक्ति जापानी में बात करता है तो वो बहुत ही फ्लुएंटली, फ्रीली और नेचुरल स्पीड से बात करता है। तो वहां पे स्वरों का जो मौनीकरण है वो वहां पे
हम महसूस करते हैं। यदि हम स्वाभाविक से धीमी गति में बोलते हैं तो विचलन लागू नहीं होता, यानी कि डेविएशंस लागू नहीं होता। दूसरे शब्दों में एक जापानी व्यक्ति प्राकृतिक गति से बोलेगा तो वो स्वाभाविक रूप से स्वरों का ध्यान दिए बिना ही उसका उच्चारण करेगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जब कोई नेटिव स्पीकर बात करेगा तो उससे ये नहीं पता होगा कि वो स्वरों का मौनीकरण कर रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने बोलने में मौनीकरण ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका होगा, और जो उसे पता भी नहीं होगा, उसने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। लेकिन जो जापानी भाषा सीख रहे हैं वो अगर उसी तरीके से जापानी बोलना चाहेगा तो वो बोल नहीं पाएगा। इसलिए स्वरों का जो मौनीकरण है, कब हम करते हैं कब नहीं करते, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है। जापानी भाषा में स्वरों के मौनीकरण के कई नियम हैं। एक शुरुआती छात्र के लिए, यानी कि जो बिगिनर है जापानीज लैंग्वेज के, उसके लिए दो महत्वपूर्ण नियमों का जानना पर्याप्त है। व्यतिक्रमों यानी कि एक्सेप्शंस के बारे में बाद में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अगर शुरू में ही आप सारे नियमों और सारे एक्सेप्शंस को अगर आप समझने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आज के इस पार्ट में हम जो प्रमुख दो नियम है उसकी चर्चा करेंगे। जापानी भाषा में दो स्वर रहित व्यंजनों के बीच अथवा किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद किसी स्वर का मौनीकरण किया जा सकता है। तो स्वर रहित व्यंजन यानी कि अनवॉइस्ड साउंड्स, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, यहाँ पे व्यंजन आ गया तो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स, यानी कि दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के बीच अथवा किसी अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट के बाद किसी स्वर का मौनीकरण हो सकता है। वो कौन से नियम फॉलो करके होंगे, उसके पीछे क्या नियम होंगे, और अपवाद या एक्सेप्शंस क्या होंगे, ये दो पैमाने हैं। यानी कि उन नियमों पे डिपेंड करेगा कि मौनीकरण कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो अनवॉइस्ड साउंड्स हैं, जो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। ख, स, श, थ, च, थ, ह, फ। तो ये सारे अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ये जो मौनीकरण है, ये जो डिवॉइसिंग है, इसकी जरूरत ही आखिर क्या है। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि बोलचाल या मौखिक भाषा को धारा प्रवाहित करने के लिए, यानी कि उसे प्राकृतिक रूप देने के लिए, फ्लुएंट बनाने के लिए ऐसा किया जाता होगा, ताकि जब कोई नेटिव स्पीकर बात करे तो वो बहुत ही आसानी से फ्लुएंटली बात करे, ऐसा ना लगे कि जैसे वो भाषा उस पे लाद दिया गया हो, बोझा हो कोई। तो इस वजह से स्वरों का मौनीकरण भाषा को और नेचुरल बनाती है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्वर मौनीकरण के दो प्रमुख नियम हैं जापानी भाषा में। पहला नियम है जब दो स्वर रहित व्यंजनों के बीच ई या उ आता है, यानी कि दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के बीच ई या उ साउंड आता है। और दूसरा नियम है कभी कभी वाक्य के अंत में जब किसी स्वर रहित व्यंजन या अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट के बाद ई या उ आता है। तो इन दो नियम, ये जो दो नियम है, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं डिवॉइसिंग के। पहला नियम जब दो स्वर रहित व्यंजनों के बीच ई या उ आता है, और दूसरा नियम कभी कभी किसी किसी क्षेत्र में वाक्य के बिल्कुल अंत में जब किसी अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट या स्वर रहित व्यंजन के बाद ई या उ आता है, तब वहां पे मौनीकरण हो सकता है। तो आगे हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे इन दो नियमों के, ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि हम इन दो नियमों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। इन दो नियमों के अलावा अन्य कुछ और नियम और कई अपवाद और विचलन हैं। जापानी सीखने के शुरुआती छात्र के रूप में, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा, उनके बारे में परेशान ना हो। अभी के लिए उपर्युक्त दो नियमों पर ही ध्यान दें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और जो जेनेरिक जो दो नियम है वो पहले बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं उदाहरणों का सिलसिला। पहला नियम है जब दो स्वर रहित व्यंजनों के बीच ई या उ आता है, यानी कि दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के बीच ई या उ आता है। पहला उदाहरण देखिए। हमने लिखा है हिंदी यहाँ पे हिरागाना में सुखी। सुखी जिसका अर्थ है लाइक, यानी कि पसंद करना। सुखी मीन्स पसंद करना, ये एक क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए, ये है कौन सा व्यंजन है, स, और ये है ख।
तो स और ख ये दोनों ही अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स है और उनके बीच में ऊ आ रहा है। जैसे कि ये नियम कह रहा है कि या ई या ऊ आना चाहिए, तो यहाँ पे ऊ आ रहा है, यानी कि ये नियम फॉलो कर रहा है। तो सुखी क्या हो जाएगा? स्की। स्की। तो ये जो शब्द है जापानी में, इसका उच्चारण होगा स्की। तो यही है डिवॉइसिंग कि हमने सुकी के बदले स्की कहा। एक और, ये देखिए, ये है चांद के लिए सुकी। सुकी ये शब्द है, लेकिन यहाँ पे फिर से ये क्योंकि स है और ये है क, तो ये दोनों अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स है और इनके बीच में ऊ आ रहा है, तो ये ऊ डिवॉइस हो जाएगा, मौन हो जाएगा, लगभग मौन हो जाएगा, और इसलिए हम इसका उच्चारण करेंगे स्की। स्की। तब इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने किया था स्की, स्की, और ये हो गया स्की, स्की। तो इसमें त की ध्वनि भी इसमें आ गई है। इसी तरह से आश्ता। आश्ता यानी कि कल, टुमारो, और ये शब्द है आशिता। आशिता में अब शी और ता यानी कि श और थ, इन दो ध्वनियों के बीच में ई है, इसलिए ये लगभग मौन हो जाएगा और इसका उच्चारण होगा आश्ता। वाताक्षी। वाताक्षी, आपको वाताशी पता है, वाताशी यानी कि मैं, और इससे अगर और थोड़े से विनम्र तरीके से कहना हुआ तो वाताशी बन जाता है वाताकुशी। अब ये लिखते हैं हम वाताकुशी, लेकिन ख और श ये दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं और उनके बीच में है उ। उ का स्वर या उ की मात्रा, इसलिए ये डिवॉइस हो जाएगा क्योंकि क और श जो है वो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वाताकुशी बन जाएगा वाताक्षी। चिकारा। चिकारा, इसमें फिर से वही बात है, चिकारा, और यह है च और यह है ख। तो इन दोनों के बीच ई की मात्रा आ रही है, इस वजह से ये डिवॉइस होके बन जाएगा चिकारा, और जिसका अर्थ है शक्ति या ऊर्जा। अगला उदाहरण है गाक्सेई। गाक्सेई। गाकुसेई बन जाएगा गाक्सेई, यानी कि छात्र, विद्यार्थी, स्टूडेंट। और इसमें जो दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के बीच जो ऊ की मात्रा आ रही है, ये दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं ख और स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है डिवॉइसिंग का, काकसेई। अगला उदाहरण है ताक्सान। ताक्सान लिखते हैं ताकुसान, जिसका अर्थ है बहुत ज्यादा या बहुत सारा, और इसमें ख और स दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स हैं जिनके बीच में ऊ आ रहा है, और इस वजह से ये ऊ डिवॉइस होके ये बन जाएगा ताक्सान। याक्सोकु। याक्सोकु यानी कि प्रतिज्ञा, प्रॉमिस। याकुसोकु लिखा जाता है, और ख और स होने की वजह से, उनके बीच में ऊ होने की वजह से ये ऊ डिवाइस होके बन जाएगा याक्सोकु। तो एक बार फिर से नियम पे ध्यान दें कि जब दो स्वर रहित व्यंजनों या दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के बीच ई या ऊ आता है, ये बहुत जरूरी है कि ई या ऊ के केस में ही ये डिवाइस होगा। इसमें अगर आ, ए या ओ की मात्रा होगा तो वहां पे डिवॉइसिंग नहीं होगा। डिवॉइसिंग केवल ई और ऊ के लिए होता है, और वो भी दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के बीच आने पर। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स के बीच आने पर डिवॉइस नहीं होगा। अब अगला उदाहरण है योरोशकु, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये हम काफी इसका प्रयोग करते हैं, खासतौर से जो जापान में जो फॉरेनर्स जो नए नए जाते हैं उन वो इसका प्रयोग बहुत करते हैं, क्योंकि ये नए नए लोगों से मिलते समय इसका प्रयोग होता है। जैसा हमने पिछले एक पार्ट में देखा था, जो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था, योरोशकु ओनेगाईशिमास, नाइस टू मीट यू, जैसे हम कहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई। तो योरोशिकु लिखा जाता है और इसका उच्चारण होता है योरोशकु। डिवॉइसिंग हो जाता है ई की मात्रा, क्योंकि ये श और ख के बीच आता है। एक और उदाहरण स्कोशी। स्कोशी। स्कोशी, सुकोशी लिखा जाता है सुकोशी, लेकिन उच्चारण है स्कोशी, क्योंकि इसमें स और ख के बीच उ की मात्रा है। स्कोशी का अर्थ है कि थोड़ा, ए लिटिल, ए बिट, मतलब थोड़ा सा। अब हम आते हैं एक ऐसे उदाहरण पर जो जिसमें एक व्यतिक्रम है।
हालांकि दोस्तों हमने कहा था कि हम व्यतिक्रम नहीं करेंगे इस पार्ट में क्योंकि उससे कंफ्यूजन होती है, लेकिन हमने सोचा कि एक आध व्यतिक्रम शामिल किया जाए ताकि एक हल्का सा आभास आपको हो जाए कि कहाँ पे डिवॉइसिंग का प्रयोग नहीं होगा। इस नियम के होने के बावजूद डिवॉइसिंग वहां पे नहीं होगा, यानी कि वो एक्सेप्शन या अपवाद हो गया। देखिए ये शब्द है फुकुशिमा। फुकुशिमा एक फुकुशिमा आपको पता ही है, एक जापानी शहर है जहाँ पे एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था कुछ साल पहले। फुकुशिमा। अब फुकुशिमा को कैसे उच्चारण होगा? फुकुशिमा। फुकुशिमा। देखिए यहाँ पे जो फ और ख के बीच में जो ऊ की मात्रा है ये डिवॉइस होगा, लेकिन ख और श के बीच जो ऊ है ये भी वैसे नियम से इस नियम के आधार पे डिवॉइस होना चाहिए, लेकिन वो डिवॉइस होगा नहीं। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो कु की जो ध्वनि है, इसका जो पिच एक्सेंट है ये शी की ध्वनि से ऊपर है। तो ये व्यतिक्रम ऐसा है कि कुछ शब्दों में अगर कोई सिलेबल या ध्वनि उसके तुरंत बाद आने वाले सिलेबल या ध्वनि से अधिक ऊंची पट्टी या पिच एक्सेंट पर बोला जाता है, तो उसका मौनीकरण या उसका डिवॉइसिंग नहीं होता। तो यहाँ पे फुकुशिमा, फुकुशिमा यानी कि कू का जो पिच एक्सेंट है वो शी से ऊपर है। फुकुशिमा, फुकुशिमा, फुकुशिमा। तो आप देखिए ये कू जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद शी नीचे की तरफ है प्रोनाउंसिएशन में। फुकुशिमा, फुकुशिमा। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप बोल पाएंगे फुकुशिमा। तो यहाँ पे फुकुशिमा नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइस हुआ है, तो आपको सीधा एफ और के इकट्ठे आएगा इसमें। फुकु, 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 इस तरह से आएगा। और उसके बाद यहाँ पे डिवाइसिंग नहीं होगा क्योंकि शी कु से नीचे पट्टी पर है। फुकुशिमा, फुकुशिमा। और इस तरह से ये एक एक्सेप्शन हो गया कि ख और श दोनों अनवॉइस्ड साउंड्स हैं, अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स है और उनके बीच में ऊ आ रहा है, लेकिन फिर भी डिवॉइसिंग नहीं हो रहा। फुकुशिमा। इसी तरह से एक और है त्सुशिता। त्सुशिता। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये डिवॉइसिंग हुआ है क्योंकि ये ख और स के बीच में है ऊ की मात्रा, तो ये कुत्सु के बदले में खत्सु हो गया, खत्सु। लेकिन यहाँ पे स और श के बीच में ऊ है, तो यहाँ पे भी डिवॉइस हो सकता था, लेकिन ये डिवॉइस नहीं होगा क्योंकि सु यहाँ शी से ऊंची पट्टी पर है। और यहाँ पे देखिए दोबारा एक डिवॉइसिंग का केस है, श और थ के बीच में ई की मात्रा है, तो ये श्ता हो जाएगा, शिता हो जाएगा, श्ता। तो ये पूरा अगर शब्द आप देखें तो तीन डिवॉइसिंग के केसेस थे, लेकिन इसमें पहला और तीसरा ही डिवॉइसिंग होगा, ये बीच वाला डिवॉइसिंग नहीं होगा क्योंकि स की पट्टी श से ऊपर है। तो ये हो गया सुष्टा, 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 सुष्टा। तो इस तरह से सुष्टा यानी कि मोजे, जो मोजा है मोजे के लिए, मोजों के लिए इसका प्रयोग होता है सुष्टा। तो पिछला था फकुशिमा, फकुशिमा, फकुशिमा। और ये है सुष्टा, सुष्टा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उसको धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि किस तरह से उच्चारण होता है। ये शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल जरूर है इसका उच्चारण करना, लेकिन आप बार बार बोलिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से आप बार बार बोलिए। फकुशिमा, 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 सुष्टा, 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 सुष्टा। अब नियम एक में जो लागू नहीं होता, जैसे कि साकुरा है, यहाँ पे ख, ये अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट है जबकि र वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे तो ये नियम लागू ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे साकुरा साकुरा ही रहेगा, साकरा नहीं होगा, साकुरा ही रहेगा। इसी तरह से मित्सुबिशी, यहाँ पे अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट है लेकिन ब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये नियम लागू नहीं होगा। मित्सुबिशी मित्सुबिशी ही रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर, यानी कि कभी कभी, यानी कि किसी किसी वाक्य के अंत में जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद ई या ऊ आता है, यानी किसी अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट
जब वाक्य के अंत में हो और उसके बाद ई या ऊ स्वर आए तो वहां पे वो डिवॉइस या मौन हो सकता है। सबसे बेहतरीन उदाहरण है देस। देसु लिखते हैं लेकिन उसका उच्चारण होता है देस। आरिगातो गोजाइमास, यानी कि मास अगर अंत में होता है तो मासु बन जाता है मास। आरिगातो गोजाइमास आपको पता ही है, थैंक यू के लिए इसका प्रयोग होता है। तो देस और मास इस दूसरे नियम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा भी और भी है, जैसे ये है चिकातेट्स। चिकातेट्स, देखिए यहाँ पे चिकातेट्स कैसे आया। च और ख, ये दो अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स है, उनके बीच में ई की मात्रा है, तो चका हो गया ये। और फिर से इसके बाद है तेट्स। अब यहाँ पे जो है अंत में आ रहा है ये सु, अंत में आ रहा है। तो इस नियम के हिसाब से इस ये एक अनवॉइस्ड कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में ऊ की मात्रा आ रहा है, तो इसलिए ये डिवॉइस हो जाएगा। तो ये जो है चिका, चिका जो चिका हो रहा है ये पहले नियम के आधार पे हो रहा है, और अंत में सु जो स हो रहा है ये दूसरे नियम की वजह से लागू हो रहा है। तो चिका तेत्सु बन गया चिका तेत्स। चिका तेत्स, चिका तेत्स। अब देखिए चिका तेत्स का अर्थ है सबवे या मेट्रो। अब हम अगर इस वाक्य में लिखते हैं कि चिकातेट्स देस, चिकातेट्स देस, चिकातेत्सु देस, तो यहाँ पे जो सु के बाद जो हमने ये इट्स इंडिपेंडेंट शब्द के लिए जो हमने डिवाइस किया था, यहाँ पे वो डिवाइसिंग नहीं होगा क्योंकि ये वाक्य का अंत नहीं हुआ। यहाँ पे देस भी है इसके आगे, तो यहाँ पे सु डिवाइस नहीं होगा, बल्कि जो अंत में जो देस है, देस में जो सु है वो डिवाइस हो जाएगा। तो यह इस तरह से इसका उच्चारण होगा चिकातेत्सु देस, चिकातेत्सु देस, चिकातेत्सु देस। और ये हो गया चिकातेत्स, चिकातेत्स, चिकातेत्सु देस, चिकातेत्सु देस। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि दूसरा जो नियम है वो वाक्य के अंत में होना पड़ेगा। यहाँ पे सु जो है वाक्य के अंत में नहीं आ रहा है क्योंकि इसके बाद देस है, उसके बाद वाक्य समाप्त हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सु है वो डिवाइस नहीं होगा। चिकातेत्सु देस। इसी तरह से एम्पित्सु यानी पेंसिल। तो यहाँ पे देखिए जो एम्पित्सु है यहाँ पे फ और प और स के बीच में ई है, तो ये डिवाइस होना चाहिए था पहले रूल के हिसाब से। लेकिन क्योंकि पी का जो एक्सेंट है, जो पिच है वो सु से ऊपर है, इसलिए ये डिवाइस नहीं होगा। तो एम्पित्स, एम्पित्स इसका उच्चारण होगा। और दूसरे नियम के हिसाब आधार पे सु का जो ऊ है वो डिवाइस हो जाएगा, तो इसका उच्चारण होगा एम्पित्स, एम्पित्स। और अगर हम वाक्य ऐसा हो कि एम्पित्सुदेस, यानी कि इट्स अ पेंसिल, ये पेंसिल है एम्पित्सुदेस, वहां पे अब सु डिवाइस नहीं होगा क्योंकि ये वाक्य का अंत नहीं है। तो दूसरे नियम के अनुसार वाक्य का अंत ना होने पर ये डिवाइस नहीं होगा, इसके बाद देस है। तो इस पूरे में होगा एम्पित्सुदेस, एम्पित्सुदेस। अगर सिर्फ एम्पित्सु कहें तो एम्पित्स, एम्पित्स। और अगर एम्पित्सुदेस कहें तो एम्पित्सुदेस। तो ये मेन नियम है जिनका हमें ध्यान में रखना है कि डिवॉइसिंग किस मामले में, किस क्षेत्र में हमें करना है। अब देखिए ये एक विदेशी नाम है डोरिस। डोरिस ये एक विदेशी नाम है, पश्चिमी नाम है डोरिस। तो जापानी में काताकाना में इसे हम लिखेंगे दोरिसु, दोरिसु। और इसमें अंत में स के बाद ऊ है इसलिए ये डिवाइस हो जाएगा, तो दोरिसु बन जाएगा दोरिस, दोरिस। और जब हम दोरिसु देस लिखेंगे यानी कि इट्स दोरिस और आई एम दोरिस, देन तो उस क्षेत्र में ये दोरिसु देस होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे जो सु है ये सेंटेंस का एंड नहीं है। तो जैसे यहाँ पे एम्पित्सु देश में एम्पित्स, एम्पित्सु बन गया था यहाँ पे क्योंकि ये सेंटेंस का एंड नहीं था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे डिवॉइसिंग होगा क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, ये एक इंसान का नाम है, तो वो नाम हम बदल नहीं सकते।
दोरिस अगर नाम है तो दोरिस ही रहेगा, इसे हम दोरिसु नहीं कर सकते। ये दोरिसु देस हम नहीं बोलेंगे, दोरिस देस ही बोलेंगे। तो इसे आप एक तरह का अपवाद मान सकते हैं कि अगर ये विदेशी नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो सेंटेंस का एंड ना होने के बावजूद इसमें डिवॉइसिंग नहीं होगा। इसमें डिवॉइसिंग, माफ कीजिए, डिवॉइसिंग होगा। सेंटेंस, वाक्य का अंत ना होते हुए भी डिवॉइसिंग हमें करना पड़ेगा, ताकि नाम के उच्चारण में कोई बदलाव ना आ जाए। तो चाहे हम दोरिस कहें या दोरिस देस कहें, वो एक ही रहेगा। यहाँ पे एम्पित्स एम्पित्सुदेस, एम्पित्स एम्पित्सुदेस, चिकातेट्स चिकातेत्सुदेस, लेकिन यहाँ पे दोरिस दोरिस देस, ये इसमें चेंज होगा। तो दोस्तों, आज का ये पाठ यहीं तक। डिवॉइसिंग के बारे में जानना, स्वरों का मौनीकरण हमने जाना कि वो क्या होता है, और जो दो मुख्य नियम है उनके बारे में जाना। तो आशा है कि मैं जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं ठीक से दे पाया हूँ और आपको समझ में आया है कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आगे चलकर धीरे धीरे सीखेंगे। एक बिगिनर के रूप में इतना जानना ज़रूरी है कि डिवॉइसिंग क्या होता है। अगर कोई संशय है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। और आज का पाठ बस इतना ही। अगले पाठ में हम फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुजॉय चटर्जी को अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास। माता इमाशो।